एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लास्ट लेक्चर? एरिथमियाज के बारे में कोई सवाल? आगे बढ़े? गुड. So we move on to the next topic, heart block. Mind it, blockage in the pathway of conduction of impulse arising from sinoatrial node and reaching to the ventricle also creates rhythm disorder. ये बात ध्यान रखने की है कि रिदम डिसऑर्डर जो हमने देखे थे उसका कारण क्या देखा हमने? What were the regions of the disorders in the rhythm which we have seen? क्या कारण नजर आए? कल जो पढ़ा था रिदम डिसऑर्डर, उसमें क्या कारण थे रिदम डिसऑर्डर होने के? पहला, प्रेजेंस ऑफ एक्टोपिक फोकस. कहीं पे नॉर्मल के अलावा हार्ट का कोई हिस्सा, एट्रिया का कोई हिस्सा इंपल्स जनरेट करना शुरू कर दे, वो भी ऐसे नोड से ज्यादा हायर रेट के ऊपर, तो वो पेसमेकर हो जाता है और रिदम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है. एक तो ये कारण हो सकता है. दूसरा कारण क्या था? डायलेटेशन हो जाना. ठीक है ना, पाथ लेंथ बढ़ जाना. पाथ लेंथ के साथ में दूसरी चीज और शामिल हो सकती है, डिक्रीज इन द रिफ्रैक्टरी पीरियड. बहुत सारी दवाइयां जो रिफ्रैक्टरी पीरियड को कम कर देती हैं, मुझे इंपल्स ट्रेवल करके वापस वहां आता है तो वो एरिया रिफ्रैक्टरीनेस से बाहर आ चुका होता है और वो वापस घुस जाता है उनके अंदर. सो दैट पार्ट ऑफ द हार्ट डजंट वेट फॉर द नॉर्मल इंपल्स. द इंपल्स व्हिच वाज देयर स्टार्ट सर्कुलेटिंग एंड क्रिएट द रिदम डिसऑर्डर. एंड इन द वेंट्रिकल द थर्ड कॉज वाज आल्सो देयर, यूनिडायरेक्शनल ब्लॉक इन द कंडक्शन पाथवे. इंपल्स इधर से आ रहा है, एक उसके अंदर बंडल ब्रांच के अंदर, एक इधर से आ रहा है, इधर से ब्लॉक हो गया, नहीं जा पा रहा, मगर इधर से ट्रेवल करके वापस उधर से घुस सकता है वो. इसको कहते हैं यूनिडायरेक्शनल ब्लॉक. एंड दैट कैन आल्सो क्रिएट अ सर्कस मूवमेंट एंड कॉजेज अ रिदमिक डिसऑर्डर. ये सारे रिदम के डिसऑर्डर के बेसिक कारण ये है. नाम बहुत से हो सकते हैं, एट्रियल एरिथमियाज के, वेंट्रिकुलर एरिथमियाज के, एक्टल सिस्टोल, ऑल आर देयर. वो सब मेडिसिन वाले पढ़ाएंगे आपको. सो वी कम टू द हार्ट ब्लॉक. देन जो आपका टॉपिक जो दे रखा है फिजियोलॉजी में, ठीक है, वो हार्ट ब्लॉक का है. हार्ट ब्लॉक का जैसे मैंने अभी बताया, ब्लॉक इन द कंडक्शन पाथवे. तो उसको हमने डिपेंडिंग अपॉन द साइट ऑफ द ब्लॉक, टाइप ऑफ द ब्लॉक, हमने कुछ कैटेगरीज बनाई है उसकी. फर्स्ट इज द साइनोएट्रियल हार्ट ब्लॉक. सेकंड इज एट्रियोवेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक. थर्ड इज बंडल ब्रांच ब्लॉक. एंड फोर्थ इज फेसिकुलर ब्लॉक. एंड फिफ्थ इज आर्बोराइजेशन ब्लॉक. ये 5 तरह के ब्लॉक हो सकते हैं. इनमें चेंजेस क्या क्या होंगे वो हमारा परव्यू नहीं है. हम देखेंगे कारण क्या है इसके पीछे, जो रिजल्ट आता है ईसीजी के अंदर, जो बदलाव आते हैं उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, वो हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं. तो साइनोएट्रियल हार्ट ब्लॉक, एज द नेम इंडिकेट, द इंपल्स, द पी सेल्स, पेसमेकर सेल्स इन द एसए नोड. अरे क्यों बातें कर रहे हो बच्चे, इतना मुझे बोल लेने दो, 1 घंटा तो मेरे लिए छोड़ दो. Impulse normally arises from the pacemaker cells of the sinoatrial node. Those cells are creating depolarization waves, but because certain problems, maybe of the ischemia, infection in the atria, that impulse fails to come out of the node. वो ऐसे नोड में जनरेट तो हो रहा है मगर उससे बाहर नहीं आ पा रहा, एट्रिया को डीपोलराइज नहीं कर पा रहा, तो वेंट्रिकल भी डीपोलराइज नहीं हो रहे. दिस फिनोमिना इज साइनोएट्रियल हार्ट ब्लॉक. पता कैसे लगेगा? नॉर्मल ईसीजी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मान लीजिए नॉर्मल वेव आर, सडनली वन बीट इज ड्रॉप्ड, सडनली एक बीट उसमें नहीं आ रही, फिर नेक्स्ट बीट आना शुरू हो जाती है. इसका मतलब ये बीट ब्लॉक हो गई, ये बाहर नहीं निकली ऐसे नोड से, इसलिए न तो पी वेव आई न क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया. सच टाइप ऑफ द ब्लॉक इज नोन एज साइनोएट्रियल हार्ट ब्लॉक. तो कई बार ईसीजी में पता नहीं लगता इस चीज का, तो हमको 24 घंटे की लगातार ईसीजी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है. उसको कहते हैं होल्टर काउंटर. होल्टर मशीन लगा देते हैं यहाँ पे पेशेंट की, 24 घंटे लगी रहती है उसके, और उसमें रिकॉर्ड होता रहता है, और फिर उसको कंप्यूटर से देखते हैं कि 24 घंटे में कोई वेव आई क्या. इस तरह की अगर इस तरह का आता है तो फिर एक ही इलाज होता है उसका, हम पेसमेकर लगाना पड़ता है उस पेशेंट के. ठीक है, तो दैट इज साइनोएट्रियल हार्ट ब्लॉक. पेसमेकर लगाने के और भी बहुत से कारण होते हैं.
द सेकेंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका हम अलग से सवाल भी पूछते हैं शॉर्ट नोट के रूप में, एट्रियोवेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक। दिस एवी नोडल ब्लॉक अकर्स एट द एवी नोड। ये एवी नोड पे ब्लॉक होता है कंडक्शन का। हमने देखा है द स्लोएस्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन in the conducting tissue of the heart is the atrioventricular node. So this is the most probable site also for the blockade of the impulse. This blockade at the AV node can be categorized. ये क्या है? सर बंडल ब्रांच ब्लॉक कहाँ से आ गया? बाद में देखेंगे, साइनोइटिस ब्लॉक की रिकॉर्डिंग है, बाद में मिलेगी। So AV block can be categorized depending upon the severity of the condition into three parts. First degree heart block। बच्चे क्या खा रही है तुम? हैं? खड़ी हो जा, चढ़। तेरे से बोल रहा हूँ, पीछे क्या देख रही है? कैसे चल रहा है तेरा? हैं? तेरे को या तो यहाँ देखना चाहिए या वहां देखना चाहिए, तेरा ध्यान खाने में। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ तुम्हारी, बाहर चले जाओ, नहीं पढ़ना है तो बेटा, कोई कंपल्शन नहीं है यहाँ बैठना, नथिंग। ये मेडिकल की पढ़ाई, कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं है कि यहाँ बैठना जरूरी हो। अटेंडेंस दे जाओ और बाहर चले जाओ, मगर यहाँ बैठना तो चुप बैठो। समझ में आ गई बात? तो एवी नोड क्यों रहा है तू? एवी नोडल ब्लॉक कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरीज। डिग्रीज है ये, टाइप नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये टाइप नहीं है, ये डिग्रीज है। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। So first degree heart block is the condition where the AV conduction is slightly delayed than normal. So the only way of identifying and diagnosing it is by reading the electrocardiogram. इसके अलावा इसको diagnose करने का कोई तरीका नहीं है। So in the ECG, if the PR interval is more than 0.2 seconds, it is first degree heart block. ठीक है? एग्जाम्पल यहां दिख रहा है, PR इंटरवल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द P टू द बिगिनिंग ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स, दिस इज मोर देन 5 मिलीमीटर। तो 0.2 सेकेंड से ज्यादा हो गया, so this is a first degree heart block. Okay, only diagnosed by the ECG. Then come the second degree heart block. ये दो तरह का होता है। मोबिस टाइप 1, ये नाम ध्यान रखो तो ठीक है, बाकी आगे जाके पढ़ना पड़ेगा मेडिसिन में। मोबिस टाइप 1 एंड मोबिस टाइप 2। मोबिस टाइप 1 type of the second degree heart block at the AV node is very typical. Again can be diagnosed in the ECG only. You focus on the diagram. This one, ये ब्लैक कर रखा है ये। What is your observation about this? ये जो एरिया ब्लैक कर रखा PR इंटरवल का, इसका क्या मतलब निकल रहा, दिख रहा है कुछ? ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, बढ़ता चला जा रहा है। PR इंटरवल इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन सक्सेसिव बीट। जो अगली बीट आ रही है उसमें उससे ज्यादा है, उसके बाद में उससे ज्यादा है, और एक कंडीशन वो आएगी इसमें कि ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। P wave will be there, no QRS complex will be there. That is complete heart block. So it can result into complete heart block. So Vanky-Beck's phenomena is the second degree heart block in which there is a gradual increase in the PR interval in the successive cardiac cycles, successive beats. That is second degree heart block, Mobius type 1. Mobius type 2 नीचे दिया हुआ है। The ventricle fails to respond to the atrial contraction periodically. Atrial depolarization wave आ रही है and suddenly one wave of depolarization is blocked completely. No QRS complex is being followed it. So this can be as
2:1 टाइप ऑफ द ब्लॉक, इट कैन बी 3:1 टाइप ऑफ द ब्लॉक। पहले जो हमने एट्रिया में देखा था वो अलग था, मल्टीपल एट्रियल वेव्स आ रही थी, नॉर्मल से ज्यादा रेट थी उनकी, ठीक है ना, वो भी था 2:1, 3:1, 4:1, much more atrial rate, but all impulses failed to pass through the AV node, so they were not able to depolarize the ventricle। वो अलग ब्लॉक था, मगर यहाँ पे AV नोडल डिले हो रहा है ज्यादा और उसकी वजह से ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। वहाँ AV नोड की प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ इम्पल्स ज्यादा जनरेट हो रहे थे। So this is Mobius type second block, in which one ventricular response is blocked or is not there recorded in the ECG. Mobius type second. The third degree heart block is complete heart block. Impulses or wave of depolarization arising from the sinoatrial node normally spreads over the atria, but when it reaches to the AV node, it fails to cross the AV node. वो वहीं ब्लॉक हो गई। So sudden blockade of the conduction at the AV node results into third degree heart block. This third degree heart block can occur as a consequence of Mobius type 1, as a consequence of Mobius type 2, और otherwise also। ये वेंकीबेक फिनोमिना नहीं है, इसके बावजूद भी कंप्लीट हार्ट ब्लॉक आ सकता है। So no atrial waves are carried to the ventricles, so no ventricular contraction, no ventricular depolarization is going to take place. What can happen to such a patient? So if suddenly there is a complete blockade of the heart or AV node पे conduction block हो गया, then ventricle fails to depolarize. When ventricle fails to depolarize, then there is no ventricular systole, no contraction of the ventricle is there. It means there is no stroke volume also. It means the cardiac output is also becomes zero. It means there is no blood flow to the brain. It means there is a brain ischemia. It means the person will become unconscious. This whole phenomena is known as Stokes-Adams syndrome. Third degree heart block is known as Stokes-Adams syndrome. ये हम शॉर्ट नोट में भी पूछते हैं, Stokes-Adams syndrome क्या होता है। In the third degree heart block, impulses from the atria are not carried or conducted to the ventricles. Ventricles fails to depolarize, ventricle fails to contract. No ejection is there, no stroke volume is there, no cardiac output is there, there is no supply of the oxygen to the brain, brain suffers from the ischemia, person becomes unconscious, and then what can happen? And then two things can happen. अगर मरीज अपनी कुंडली में लिखवा के लाया है तो वापस रिवाइव हो जाएगा, या डॉक्टर की सहायता मिल जाएगी, नहीं तो गया वो ऊपर। So it is a serious condition. So if the person is, क्या कहते हैं उसको, fortunate enough, बिल्कुल ठीक है, then because of long ischemia going to the brain, coming to the brain, brain में ischemia create हो गया वो तो ठीक है, but at the same time ischemia is created everywhere in the body, so heart also suffers from the ischemia, cardiac muscles also suffer from the ischemia, ventricular muscle also suffers from the ischemia, and we know that in any muscle, cardiac हो या smooth muscle हो, if the ischemia is there, muscle becomes irritable. So if the person is fortunate enough, some part of the ventricle, some part of the Purkinje fibers in the ventricle may start generating its own rhythm, and person may survive. This rhythm is known as idioventricular rhythm. इसको कहते हैं idioventricular rhythm. ये ventricle से ही generate हो रही है, and person survives. ये अपने आप ही होता है, अगर सहायता मिल जाए तो डॉक्टर भी कर सकता है इसको पंपिंग करके, मगर ज्यादातर अपने आप ही होता है, रिदम अपने आप जनरेट हो जाती है। मगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है इसके बाद। क्या प्रॉब्लम्स होती है? फर्स्ट थिंग, वी नो दैट द रेट ऑफ रिदमिसिटी ऑफ द वेंट्रिकल्स इज मच लेस देन दैट ऑफ द एट्रिया। ऐसे नोड से जो रिदम आ रही थी वो अलग रेट की थी, 70 से 80, 60 से 90 कह रहे थे हम, वो नॉर्मल रेट थी वहां की। वेंट्रिकल इतनी रेट पे जनरेट नहीं कर सकता, so 35 to 40 is the normal ventricular rate, पहली बात। So in this case, PP interval and RR interval, now they are different, वो अलग अलग हो गए। एट्रिया की रेट अलग है, वेंट्रिकल की रेट अलग है, तो दोनों का PP इंटरवल RR इंटरवल अलग अलग हो गया, पहली बात। दूसरी बात,
as the P waves are occurring at their own rhythm, QRS waves are occurring at their own rhythm. So it may happen, and it does happen, that many P waves are superimposed over the QRS complex. ऐसा हो सकता है कि जब P wave आ रही थी उसी समय QRS complex भी आ जाए, तो overlapping can be there. और उसका नुकसान क्या होगा? The P wave और QRS complex जब overlap करेगी, then P wave causes atrial systole. P wave is followed by atrial systole. QRS is followed by ventricular systole. So if both are overlapping each other, then atrial contraction will not be able to pump blood into the ventricles at all. तो जो वेंट्रिकल उसी समय कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा तो एवी वाल्व बंद हो जाएंगे प्रेशर डिफरेंस की वजह से, और जब एवी वाल्व बंद हो जाएंगे तो एट्रिया का ब्लड इधर नहीं आ सकता. सो यू विल फाइंड अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन दी प्रेशर इन दी वेन्स इन दी नेक. यहाँ पे वेन्स में प्रेशर ज्यादा आने लग जाएगा. बिल्कुल अलग से वेव आएगी, शायद उनको मुझे ध्यान नहीं है, कैनन वेव कहते हैं शायद, जैसे गोली चली हो ऐसी वो आती है. So there is overlapping of the depolarization. There can be of atria and ventricles. So there may be no effective atrial ejection into the ventricles. So that is the third degree heart block, idioventricular rhythm. Okay. And as the impulse is arising from the ventricles, the duration of the QRS is widened. जो muscle to muscle spread होगा ventricles के अंदर, duration the QRS complex will be wider, and depending upon the site it may be bizarre also. उसकी शक्ल भी थोड़ी बदल सकती है, normal शक्ल नहीं आएगी. So that is all about the third degree heart block and the Stokes-Adams syndrome. नहीं, अब आते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक के बाद. तीसरा था बंडल ब्रांच ब्लॉक. नीचे उतर आते हैं, पहले ऐसे नोड फिर एवी नोड, अब बंडल पे आ गए. बंडल ब्रांचेस, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, दो हैं. इफ द राइट बंडल ब्रांच इज ब्लॉक्ड, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? क्यों होता है, क्या कारण है, उस पर ना जाए हम, ये सारा मेडिसिन और पैथोलॉजी का पार्ट है, बाद में पढ़ोगे तुम. If the right bundle branch is blocked, it means the impulse coming from the AV node to the bundle office and then is distributed to the branches. Right bundle branch is blocked, so the impulse will not come into the right ventricle earlier. So left ventricle will get depolarized earlier. So all those leads which are representing the left ventricular activity will be recording high voltage, but all the other voltage in the later part will be shifted toward the right hand side. राइट वेंट्रिकल धीरे धीरे मसल टू मसल स्प्रेड से डीपोलराइज होगा, और उसकी वजह से बाद के सारे वेक्टर राइट साइड में चले जाएंगे. दैट विल कॉज द डेविएशन ऑफ द मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस टू द राइट हैंड साइड, बिकॉज द डीपोलराइजेशन इन द राइट वेंट्रिकल इज स्प्रेडिंग फ्रॉम द मसल टू मसल, और कोई अपोजिंग फोर्स बचा ही नहीं है, तो सारी एक्सिस उधर चली जाएगी. सो दैट विल रिजल्ट इनटू राइट एक्सिस डेविएशन. सो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक will result into right axis deviation, means axis will be more than plus 110 on the right hand side. 110 से ज्यादा हो जाएगी axis. Okay. And there will be an increase in the duration of the QRS complex. बढ़ जाएगा, क्यों? लेफ्ट वेंट्रिकल अलग से पहले डीपोलराइज हो गया, राइट बाद में हो रहा है, तो spread will be there of the depolarization of the ventricle. So QRS duration is increased and there is a right axis deviation. Now, if the left bundle branch is blocked, then same thing will happen on the left hand side. The right ventricle will depolarize normally, no problem is there, but the left ventricle will wait for its depolarization from the wave coming from the right ventricle instead of the left bundle branch. So all the vectors in the later part will be turn toward the left hand side. So left bundle branch block will create a left axis deviation, and axis will be more than -30. -30 से ज्यादा चली जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी. That is left axis deviation, and there will be again increase in the QRS duration. Third thing which you will find, because we know that the interventricular septum gets its Purkinje fiber from the left bundle branch, and that is creating a small vector directed rightward and anteriorly. शुरू का जो वेक्टर आता है वो छोटा होता है, directed rightward and anteriorly,
और ये V1 के अंदर पॉजिटिव रिफ्लेक्शन के रूप में सामने आता है और इस लीड 1 के अंदर स्मॉल Q वेव के रूप में सामने आता है। तो ये जो वेक्टर है ये आपका V1 में डिसअपियर हो जाएगा, नहीं आएगा। ये लाइट स्मॉल पॉजिटिव वेव विल नॉट बी देयर और Q वेव विल नॉट बी देयर इन द लीड 1 बिकॉज दैट वेक्टर विल नॉट बी देयर। वहां से स्प्रेड ही नहीं हुआ तो वेक्टर कहां से क्रिएट होगा? दैट इज द बंडल ब्रांच ब्लॉक लेफ्ट एंड राइट। उसके आगे बढ़ते हैं। ये बंडल जो मोटे मोटे हैं राइट और लेफ्ट, ये बाद में टुकड़ों में बट जाते हैं अलग अलग हार्ट के हिस्सों में जाने के लिए। फेसिकल्स आर देयर, तो दोज फेसिकल्स कैन आल्सो बी ब्लॉक्ड। हालांकि फेसिकल्स ब्लॉक भी होता है मगर इसमें एक्सिस डेविएशन क्रिएट करेगा ये, तो दोनों ही चेंजेस आएंगे। देयर विल बी एक्सिस डेविएशन, देयर विल बी इंक्रीज QRS ड्यूरेशन दी ECG, बट दो चेंजेस विल नॉट रिफ्लेक्ट इन मेनी लीड्स। Only localized leads in the heart or the surface of the body will be exhibiting these changes. Major bundle branch block हो रहा है, ज्यादा लीड्स में चेंजेस आएंगे। अगर फेसिकल में ब्लॉक हो रहा है तो हार्ट का छोटा सा हिस्सा अफेक्ट होगा, तो लिमिटेड लीड्स में चेंजेस आएंगे। तो उस एरिया को जो लीड रिप्रेजेंट कर रही है उन लीड्स में चेंजेस शो करेंगे फेसिकुलर ब्लॉक। बहुत सारे फेसिकल्स हैं, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल है, एंटीरियर फेसिकल है, उन सब में ब्लॉक हो सकता है और ECG चेंजेस आते हैं। कहाँ गया वो? लास्ट वाला इसमें नहीं दिया। लास्ट में नहीं दी आर्बोराइजेशन ब्लॉक, वो परकंजी फाइबर्स में ब्लॉक है। आर्बोराइजेशन ब्लॉक इज लास्ट वन। परकंजी फाइबर्स ब्लॉक आर देयर and only minor changes in the ECG will be seen only in certain leads. So that one is the arboration block. तो ये कुल मिला के हार्ट ब्लॉक की बात हुई। अब हम आते हैं सबसे जरूरी चीज के ऊपर। हाइपरट्रोफी देख ली हमने? नहीं देखा, ज्यादा फर्क नहीं है। हाइपरट्रोफी ऑफ द वेंट्रिकल्स अकर्स बिकॉज ऑफ मेनी रीजन। बहुत सारे कारण है हाइपरट्रोफी होने के। हाइपरट्रोफी मीन्स इंक्रीज इन द मसल मास। मसल मास बढ़ रहा है। दो तरह की टर्म यूज करते हैं पैथोलॉजी के अंदर, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया इंक्रीज इन द सेल्यूलरिटी, नंबर ऑफ द सेल्स बढ़ रहे हैं तो हाइपरप्लेजिया कहलाता है। और सेम सेल्स की साइज बढ़ रही है तो हाइपरट्रोफी कहलाती है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइपरट्रोफी। मसल्स में यूजुअली हाइपरप्लेजिया नहीं होता जब तक कि कैंसरस कंडीशन नहीं हो। मसल्स डू नॉट मल्टीप्लाई, दे जस्ट इंक्रीज इन द साइज। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी इफ इट इज देयर, causes are, I think you can just make out. राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी क्यों होगी या कब होनी चाहिए? एनीबडी? व्हाट, इसमें से मत पढ़ना। व्हाट कैन कॉज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी? अगर कार्डियक साइकिल पढ़ी है, आपको वेल्स का पता है, तो ये इमेजिन करना, सोचना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। राइट वेंट्रिकल दो वाल होते हैं उसके अंदर, वन इज द ट्राइकस्पिड वेल, अनदर इज द पल्मोनरी वेल, यही होते हैं ना। अब मान लीजिए ट्राइकस्पिड वेल, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पूरा बंद नहीं हो रहा, पूरा बंद नहीं हो रहा, होना चाहिए ना। एवी वेल क्लोज होने चाहिए, फर्स्ट हार्ट साउंड क्रिएट करते हैं वो। अब वो बंद नहीं हो रहा तो इसका मतलब ब्लड वापस एट्रिया में जा रहा है, वो ब्लड वापस ये वेंट्रिकल में आएगा। तो ग्रेजुअली ओवर द मंथ्स एंड ईयर ब्लड एक्यूमुलेट्स इन द राइट वेंट्रिकल, उसके ऊपर लोड बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे और वो मसल हाइपरट्रोफी होती चली जाती है। ये छोटा कारण है, ये कारण छोटा है। बड़ा कारण क्या है? पल्मोनरी वाल्व का। पल्मोनरी वाल्व ओपन्स व्हेन द राइट वेंट्रिकुलर प्रेशराइजेस एंड पुशेस द ब्लड इनटू द पल्मोनरी सिस्टम। ठीक है। अब मान लीजिए पल्मोनरी स्टेनोसिस है, पल्मोनरी वेल स्टेनोज्ड हो गया, मतलब पूरा खुल ही नहीं रहा ये, तो नैरोड हो गया वो। तो वेंट्रिकल हैज टू पुश ब्लड सेम क्वांटिटी थ्रू द नैरोड ओरिफिस, so it has to generate more force for cause the flow of the blood। तो ज्यादा फोर्स जब और लॉन्ग टाइम क्रिएट करना पड़ेगा तो मसल धीरे धीरे हाइपरट्रोफी होती चली जाती है।
So pulmonary stenosis is major cause of right ventricular hypertrophy. Also, if the pulmonary incompetence is there, incompetence का मतलब है कि वाल्व पूरा बंद नहीं हो रहा, स्टेनोज नहीं है, नैरोइंग नहीं हुई, मगर पूरा बंद ही नहीं हो रहा, बंद नहीं हो रहा, मतलब डायस्टोल के दौरान वापस ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। इसका मतलब धीरे धीरे राइट वेंट्रिकल का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम राइट वेंट्रिकल का बढ़ेगा, और जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसको ज्यादा फोर्स क्रिएट करना पड़ेगा वापस ब्लड पंप करने के लिए पल्मोनरी सिस्टम के अंदर, तो ग्रेजुअली हाइपरट्रोफी विल बी देयर। So valvular defect around the right ventricle will result into the right ventricular hypertrophy. As the muscle mass is increasing, it will be able to create more current during the process of depolarization. ज्यादा करंट डेवलप होगा, ज्यादा वेक्टर डेवलप होंगे, तो सारे वेक्टर आपके जो ज्यादातर राइट साइड में चले जाएंगे। So all those leads which are recording more right ventricular activity will show larger deflections in those leads. तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो डिफ्लेक्शन है उसका साइज बढ़ जाएगा, उसका वोल्टेज बढ़ जाएगा, मगर चूंकि मसल मास बड़ा है तो उसको ज्यादा कैरी करने में, डीपोलराइज होने में बहुत ज्यादा समय का जरूरत नहीं होता। सो देयर इज नो इंक्रीज इन द ड्यूरेशन ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ड्यूरेशन नहीं बढ़ेगा, मगर क्या बढ़ेगा, ज्यादा करंट बनेगा, दैट विल कैरी और क्रिएट राइट एक्सिस डेविएशन, एक्सिस जरूर आ जाएगी क्योंकि करंट ज्यादा बन रहा है। सो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक विल कॉज शिफ्ट ऑफ द मीन इलेक्ट्रिकल एक्सिस टू द राइट साइड, तो राइट एक्सिस डेविएशन क्रिएट करेगा। मगर दोनों में फर्क पड़ गया कि अगर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है तो क्यूआरएस का ड्यूरेशन भी बढ़ेगा, मगर इसमें सिर्फ वोल्टेज बढ़ता है, ड्यूरेशन नहीं बढ़ता। फिर आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। Again, the cause lies in the valvular system mainly. Either mitral valve is defective or aortic valve is defective, और मान लो लेफ्ट वेंट्रिकल में तो और आ गया, राइट में भी आता है, हालांकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन अगर है तो बहुतों को होता है। पल्मोनरी सिस्टम में अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, पल्मोनरी प्रेशर, तो वो भी आपका राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी करेगा। दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ कोर्स ऑफ द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। Similarly, the left ventricular hypertrophy can be caused by aortic stenosis, aortic regurgitation, or continuous sustained hypertension. Most important cause, most important is hypertension after load. हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ, उसको कितना फोर्स आगे फेस करना पड़ रहा है एओर्टा के अंदर, वो डिटरमिन करेगा कि वेंट्रिकल को कितना फोर्स जनरेट करना पड़ेगा, और ज्यादा फोर्स जनरेट करना है तो मसल मास को बढ़ाना पड़ेगा आपको। So consistent hypertension for long duration is the major cause of left ventricular hypertrophy. And the ECG में reflect कैसे करेंगे ये कि all those leads which are recording left ventricular activity mainly will show increased voltage of the QRS complex. For example, V4, V5, V6 ये leads है जो लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर आती है सीधी की सीधी, इनमें QRS वोल्टेज बढ़ जाएगा। लीड 1 QRS वोल्टेज बढ़ेगा, लीड सेकंड QRS वोल्टेज बढ़ेगा, लीड थर्ड में ना बढ़े हो सकता है। So there are certain leads which are recording major activity of the left ventricle will show increase in the QRS voltage. There is no change, practically no change in the QRS duration, but there is a tremendous increase in the voltage of the QRS complex, both in the limb leads as well as in the chest. Now come the major thing, जो दुनिया में सबसे ज्यादा cause of mortality है, myocardial infarction. Infarction, which occurs due to compromise in the blood supply of one of the parts of the heart. Right coronary artery, left anterior descending, left posterior descending, obtuse, marginal, and circumflex. All these arteries are there of the heart, and any one of them can be blocked. If that artery is blocked, gradually changes are different. If they are blocked suddenly by an embolus coming from other parts of the body, then the changes are different. Outcome will depend upon what is the condition causing the blockade in the coronary artery. So when the coronary artery is blocked partially or completely, then
to which part of the heart it is supplying blood. The blood supply gets compromised, okay, that part suffers from the ischemia initially, and if it is sudden, that part may die because of the lack of the nutrition and oxygen supply. So if the part is ischemic only, then we call the condition as angina pectoris. Angina मतलब pain, pectoris means pectoral region. Pectoral region में जो pain हो रहा है उसको हम angina pectoris कहते हैं. That is cardiac ischemia. The condition is serious, then this angina pectoris may also denote damage to the cardiac muscle that we call as the myocardial infarction. दोनों तरह की चीजें हो सकती है, डिपेंड करता है सीवियरिटी क्या है और उसका कारण क्या है, उसके पीछे कारण भी बहुत जरूरी होता है. तो हाउ डू वी नो व्हाट आर द ECG चेंजेस in a patient suffering from myocardial infarction? तीन चीजों पे फोकस करते हैं हम. टू डायग्नोज MI, 3 parts of the ECG need to be given attention to. First, changes in the ST segment of the ECG. ST segment जो आइसोइलेक्ट्रिक होता है उसमें क्या बदलाव आए हैं वो देखेंगे हम. दूसरा, चेंजेस इन द T वेव. T वेव में बदलाव दो तरह के होते हैं. ड्यूरेशन में बदलाव यूजुअली नहीं आता, but there is a change in the amplitude of the T wave or there is a change in the polarity of the T wave. एम्पलीट्यूड में बदलाव आता है T वेव के में, और मान लो सीधे की बजाय वो उल्टी हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाती है. ये दूसरा बदलाव है. और जो तीसरा बदलाव आता है ये ग्रेजुअल यही है, सीक्वेंस यही होती है. सबसे पहले बदलाव आएगा ST सेगमेंट के अंदर, दूसरा बदलाव आएगा समय के बाद में T वेव के अंदर, और तीसरा बदलाव आएगा अपीयरेंस ऑफ एन एबनॉर्मल Q वेव इन द ECG. एबनॉर्मल Q वेव आना शुरू हो जाती है, वो सबसे लास्ट में आती है और जिंदगी भर परसिस्ट करती है. वो जिंदगी भर परसिस्ट करती है उस आदमी के ECG रिकॉर्ड के अंदर. तो 3 थिंग्स आर देयर. So 2 points physiologically are to be noted in that respect. One is the J point जिसकी हम बात कर चुके हैं. J point is the point. ये This is J point, end of the QRS complex. किसी भी ECG रिकॉर्डिंग में जहां QRS कॉम्प्लेक्स खत्म होता है, S वेव जहां खत्म हो गई, S वेव नहीं है तो R वेव जहां खत्म हो गई, RS वेव नहीं है तो QS कॉम्प्लेक्स जहां खत्म हो गया, वो आपका J पॉइंट कहलाता है. J पॉइंट इज एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, उसको हम J पॉइंट कहते हैं. J का मतलब जंक्शन होता है, जंक्शन ऑफ एंड ऑफ द डीपोलराइजेशन एंड बिगिनिंग ऑफ द रीपोलराइजेशन. ठीक है ना. ST सेगमेंट का मतलब है रीपोलराइजेशन शुरू हो चुका ऑलरेडी. ओके, क्योंकि वो प्लेटिव फेज को रिप्रेजेंट करता है जो कि रीपोलराइजेशन के दौरान ही आता है सिर्फ. सो दैट इज द J पॉइंट. J पॉइंट से हम क्या देखना चाहते हैं? वी वांट टू सी द करंट ऑफ इंजरी. इंजरी करंट ये क्या होता है? नाउ जस्ट फॉर एग्जांपल सी, वी हैव सीन नॉर्मली दैट व्हेन द हार्ट depolarizes, the part otherwise the exterior of the heart or muscle is usually positive, interior is negative. During depolarization the process reverses, interior becomes positive, exterior becomes negative. So when wave or depolarization spreads, the depolarization is behind and other part which is still normal is polarized. वो अभी भी polarized है, and vector is pointing from depolarized portion to the polarized portion. That is direction of the current flow. That is direction of the current flow in the heart. It means normally the base of the vector is toward the point of depolarization, while the arrowhead points toward the still polarized portion. बात समझ आ रही? arrowhead जो है वेक्टर का वो पॉइंट कर रहा है पोलराइज्ड पोर्शन की तरफ जो अभी पॉजिटिव है बाहर की तरफ, और जो नेगेटिव हिस्सा बेस है वेक्टर का वो पॉइंट कर रहा है जो हिस्सा डीपोलराइज हो चुका, अंदर पॉजिटिव हो गया बाहर नेगेटिव हो गया, तो बाहर के नेगेटिव से पॉजिटिव कर रहा है. ये नॉर्मल वेक्टर है. ठीक है. अब मान लीजिए ये हार्ट का एंटीरियर पोर्शन है, दिस इज एंटीरियर वॉल ऑफ द हार्ट. दिस पार्ट इज डैमेज्ड, दिस पार्ट इज डैमेज्ड, सो इट इज डीपोलराइज्ड. दो थ्योरी है इसकी, डैमेज्ड पार्ट या तो कंप्लीटली डीपोलराइज हो जाता है या कंप्लीटली पोलराइज रहता है. हम बिलीव करते हैं कि ये कंप्लीटली डीपोलराइज हो जाता है. तो दिस
पार्ट विच इज डैमेज इस्कीमिक हो गया, इंफार्क्शन हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट इज स्टिल पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द हार्ट विच इज स्टिल पोलराइज्ड इज पॉजिटिव। सो if other vectors in the heart are not there, other vectors if they are not there, then at that particular time जब हार्ट की बेस लाइन चल रही होती है उस दौरान कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं टीपी सेगमेंट ईसीजी में, टी वेव खत्म हुई, वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन खत्म हो गया, पी वेव नया डीपोलराइजेशन शुरू हो रहा है, तो टी और पी के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। मगर अगर ये हार्ट का हिस्सा डैमेज है तो ये अपने आप को शो कब करेगा, जब किसी तरह की और एक्टिविटी नहीं हो रही हो। अगर और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है तो अपने आप को शो नहीं कर सकता, उसमें मर्ज हो जाएगा। सो दिस डैमेज, दिस करंट ऑफ इंजरी, दिस करंट which is current of injury because of the damage will manifest itself only during the TP segment. Okay, TP segment का मतलब है कि अगर ये हिस्सा यहां से यूं एरो पॉइंट कर रहा है, ये डीपोलराइज पोर्शन है एंड इट इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड, तो यहां जो हमने लीड रखी है, यहां जो रिकॉर्डिंग के लिए लीड रखी है, वो इसको क्या रिकॉर्ड करेगा, करंट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम दिस लीड, current is flowing, vector is pointing away from this lead. It means this lead will record this current as negative deflection. This lead will record this current as negative deflection करना चाहिए इसको, मगर ECG में ऐसा नजर नहीं आता। That change, this lead in the ECG shows ST segment elevation. It is never shown as negative deflection. It is shown as ST segment elevation. This current of injury is showing ST segment elevation. ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे सारी कहानी है ये। बिकॉज हम टीपी सेगमेंट की बात कर रहे हैं, द ECG machine which we have got, the software is not able to record these changes as we desire. होता क्या है कि ये चेंज रिफ्लेक्ट करता है, बेस लाइन को शिफ्ट कर देता है। दिस इंजरी करंट, ये जो यहाँ से इंजरी करंट पैदा हो रहा है, वेक्टर जनरेट कर रहा है, ये कहीं रिफ्लेक्ट नहीं करता। कहाँ करना चाहिए, जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता टीपी सेगमेंट के दौरान, तो ये शो करता है वहां पे, उस लाइन को नीचे ले आता है। तो द बेस लाइन गेट्स शिफ्टेड डाउनवर्ड एंड बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द बेस लाइन डाउनवर्ड ST सेगमेंट अपीयर्स टू बी एलिवेटेड। So simple conclusion comes, any lead in the recording process, if it shows ST segment elevation, it means it is overlying the area of infarction. तो सबसे बढ़िया तरीका डायग्नोस करने का V2, V3, V4 में अगर ST segment elevation आ रहा है, इसका मतलब एंटीरियर वॉल इंफार्क्शन है, क्योंकि यहां से बेस लाइन डिप्रेस हो गई एंड दैट इज अपीयरिंग एज एलिवेशन ऑफ द ST segment. तो ये इसका फिजियोलॉजिकल बेसिस है। और ये जो वेक्टर जनरेट हो रहा है नॉर्मल, जो करंट ऑफ इंजरी है, वो हम अलग अलग लीड्स में, जैसे हमने वेक्टर की निकाली थी, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्सिस निकाली थी, उसी तरह इस वेक्टर की भी इलेक्ट्रिकल एक्सिस निकाल सकते हैं लीड 1 और लीड 3 को यूज करके। उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं ST सेगमेंट के अंदर, वी कैन फाइंड आउट। सो दैट इज द फिनोमिना और रीजन बिहाइंड द ST segment elevation. It is not actually ST segment elevation, it is depression of the baseline which appears as ST segment elevation in the affected leads of the electrocardiogram. And because the ST segment changes are dependent upon the lead placement, so these changes of the ST segment elevation will not be visible in all the leads. बात समझ आ रही है? अगर एंटीरियर वॉल का इंफार्क्शन है तो लीड 1 में नहीं दिखेगा ये आपको, लीड 2 में थोड़ा दिख सकता है, लीड 3 में दिख सकता है, मगर सबसे ज्यादा कहां दिखेगा, V2, V3, V4, V5 और V6 में भी ना दिखे शायद। So leads overlying the infarcted area will show ST segment elevation, and the leads opposite to them will show the ST segment depression. अब अपोजिट का क्या मतलब हुआ, तो बहुत से केसेस में अब ये V1 से V6 के अलावा भी लीड लगा सकते हैं, प्रोसीजर होता है V7, V8, V9। तो आपने जब V9 लीड लगाई है, तो ये अगर यहाँ पे इंफार्क्शन है, ये ST सेगमेंट एलिवेशन शो करेगा, ये ST सेगमेंट डिप्रेशन शो करेगा। अपोजिट लीड चलेगी, बिल्कुल पीछे चलेगी, वेक्टर उधर की तरफ डाउन कर रहा है।
बेस लाइन को ऊपर ले जाएगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन में। So that is the concept of current of injury and the ST segment elevation. तो हम इस ST segment elevation से हम डायग्नोज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि हार्ट का कौन सा एरिया अफेक्टेड है। एग्जाम्पल के रूप में देखें, अगर हार्ट का बेस नीचे की तरफ इंफीरियर सरफेस इंफार्क्ट हुई है, if the inferior surface infarcted, then lead 1 will show no change at all, but maximum changes will be visible in lead 2nd and lead 3rd and AVF and AVF, वो AVF नीचे से रिकॉर्ड कर रही है, तो इन 3 लीड्स में मैक्सिमम चेंजेस आएंगे, एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगा अगर इंफीरियर वॉल इंफार्क्शन। लेटरल वॉल इंफार्क्शन है, लीड 1 में आएगा, V5 में आएगा, V6 में आएगा मैक्सिमम चेंज, बाकी औरों में शायद नहीं आएगा। राइट वॉल इंफार्क्शन है, V1 में रिकॉर्ड होगा, लीड 1 में रिकॉर्ड होगा, AVR में रिकॉर्ड होगा, उनमें चेंजेस आएंगे। ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एसटी सेगमेंट एलिवेशन एंड द चेंजेस अफेक्टेड विद द सेकंड चेंज। सो इन केस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, द फर्स्ट चेंज अकर्स इन द ECG, इट चेंजेस इन द एसटी सेगमेंट। सबसे पहला बदलाव आता है ये विद इन 24 आवर्स एसटी सेगमेंट गेट्स एलिवेटेड। फ्रॉम 24 to 48 आवर्स देयर आर चेंजेस इन द टी वेव। अब टी वेव में बदलाव आना शुरू होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टी वेव का जो नॉर्मल ड्यूरेशन और शेप है वो डिस्टर्ब होती है, इसका हाइट बढ़ना शुरू होता है। टी वेव हाइट ग्रेजुअली इंक्रीजेस, इट बिकम्स टॉल, टेंट लाइक टी वेव, तंबू की तरह तन जाती है टी वेव। दैट इज बिकॉज द डैमेज पार्ट ऑफ द मायोकार्डियम इज अनेबल टू होल्ड द पोटेशियम इनसाइड। हमने देखा है पोटेशियम सेल के अंदर ज्यादा होता है, बाहर कम होता है, और जब मसल डैमेज होती है तो पोटेशियम लीक करता है अंदर से और बाहर आ जाता है। इसका मतलब लोकली वहां पे जो है पोटेशियम की एक्स्ट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, देयर इज इंक्रीज इन द लोकलाइज्ड कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। और जब पोटेशियम की ECF कंसंट्रेशन बढ़ती है, देन इट कॉजेज रैपिड रीपोलराइजेशन। वो जो चैनल्स खुलती हैं पोटेशियम की, वो जल्दी खुलना शुरू होती हैं और वो रिपोलराइजेशन जल्दी कर देती है। तो टी वेव बिकम ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन एंड टेंट टाइम, बट ग्रेजुअली एज द टाइम passes, the voltage of the T wave gradually decreases, it becomes flat and ultimately gets inverted. Ultimately there is an inversion of the T wave. So in any lead, ये T wave के बारे में एक कहावत है कि ये कभी भी उल्टी हो जाती है, T wave कभी भी उल्टी हो जाती है, कोई भरोसा नहीं है इसका। आप भूखे पेट है, ECG करवाया, T wave रिवर्स आई है, उल्टी आ गई, आपने जो ही खाना खाया T wave वापस सीधी हो गई उसी पेशेंट के अंदर। So isolated changes in the T wave are of no significance. किसी ECG में T wave inverted हो गई, just forget about it. But if the T wave changes or inversion of the T wave is associated with ST segment elevation or depression, it is highly diagnostic. ठीक है, तो second change then T wave gets inverted. So ST segment elevation and inversion of the T wave is a sure sign of myocardial infarction. थर्ड थिंग, एबनॉर्मल क्यू वेव। तीसरा जो फैक्टर आता है वो सबसे बाद में अपीयर होता है, 48-72 घंटे के बाद में जो चेंज अपीयर होता है, देयर अपीयर, क्या हो रहा है, देयर अपीयर्स एबनॉर्मल क्यू वेव। क्या है, पागल हो गए तुम लोग? ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, जैसे एबनॉर्मल ECG होता है ना, वैसे एबनॉर्मल बिहेवियर है, एबनॉर्मल क्यू वेव। अब हम आते हैं वापस ECG रिकॉर्डिंग के ऊपर। हमारे पास जो है so in this 12 lead electrocardiogram you can see that many leads, यहाँ क्यू वेव नहीं है, यहाँ क्यू वेव है, यहाँ क्यू वेव है, B1 नो क्यू वेव इज देयर, B2 यहाँ किसी में क्यू वेव नहीं है, B6 में जाकर के थोड़ी क्यू वेव आ सकती है, ये आ गई हल्की सी क्यू वेव, ये क्यू वेव आ रही है। सो क्यू वेव इज नॉर्मली आइदर प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। इन AVR रिकॉर्डिंग, as you can see AVR, there is only negative deflection is there, यहाँ QS कॉम्प्लेक्स ही है कुल मिला करके,
है ना, इसको एबनॉर्मल नहीं कह सकते आप। सो व्हाट इज एन एबनॉर्मल क्यू वेव? सो फर्स्ट थिंग, द क्यू वेव if it is normally present in any lead, it is not abnormal. लीड 1 में आती है, लीड 2 में आती है, ठीक है, V6 में भी आती है, V5 में भी आ सकती है, AVR में तो आती है नेगेटिव, दे आर नॉट एबनॉर्मल। सो विच क्यू वेव वी कॉल एज एबनॉर्मल क्यू वेव? कुछ पैरामीटर है। पहली बात, क्यू वेव शुड नॉट बी देयर इन एनी लीड वेयर इज नॉट एक्सपेक्टेड। V1, नो क्यू वेव इज एक्सपेक्टेड इन दिस एट ऑल, क्योंकि हम जानते हैं कि V1 में जो पहला डिफ्लेक्शन है वो छोटा सा आर वेव आता है। V1 यहां लगा हुआ है राइट साइड में, और पहला वेक्टर वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन का सेप्टम का डिपोलराइजेशन, स्मॉल वेक्टर डायरेक्टेड राइटवर्ड एंड एंटीरियरली, इस लीड की तरफ ही पॉइंट कर रहा है, ये पॉजिटिव ही रिकॉर्ड होगा। ये गायब हो गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, सेप्टम में कुछ हो गया है, इसलिए ये गायब हो गया। तो ये होना नहीं होना चाहिए। तो जिस लीड में क्यू वेव एक्सपेक्ट ही नहीं करते, वहां अगर क्यू वेव आ रही है तो वो एबनॉर्मल क्यू वेव कहलाएगी। दूसरी बात, जिस वेव में नॉर्मली क्यूएस कॉम्प्लेक्स आता है वो भी एबनॉर्मल नहीं है। AVR, ये क्यू वेव ही आ रही है इसके अंदर, दिस इज क्यूएस कॉम्प्लेक्स, इट इज नॉट एबनॉर्मल। मगर इन एनी लीड वेयर द क्यू वेव इज नॉर्मली देयर, एबनॉर्मल हो सकती है। So if the Q wave in any lead is of more than 0.04 second duration, 0.04 सेकेंड ड्यूरेशन से अगर ज्यादा की Q wave आ रही है, उसको हम एबनॉर्मल मान के चलते हैं, ड्यूरेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा जो मेजर कारण है, मेजर पैरामीटर है इसको एबनॉर्मल कहने का, वो इसकी हाइट, इसकी डेप्थ कह सकते हैं। इन एनी लीड वेयर Q wave is normally there, but if the voltage of the Q wave is more than 25% of the total voltage of the R wave, एक रिकॉर्डिंग है ये वाली देख लें, लीड सेकंड के अंदर बहुत छोटी सी Q वेव आ रही है, इसको हम डेप्थ में बढ़ा दें, यहां तक ले जाएं, R वेव की हाइट यहाँ पे आ रही है 5 और 6 और 5 11 12 मिलीमीटर के करीब R वेव की हाइट है। इस लीड में अगर ये जो Q वेव है 4 मिलीमीटर डेप्थ की हो गई, एबनॉर्मल हो गई। एनी क्यू वेव विच इज ऑफ मोर देन 25% ऑफ द डिफ्लेक्शन ऑफ आर वेव इन द सेम लीड की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं करते हम आर वेव का एम्पलीट्यूड तो यहां से देख रहे हैं, क्यू वेव का यहां से देख रहे हैं, नहीं, सेम लीड में अगर क्यू वेव का वोल्टेज आर वेव के वोल्टेज के 25% से ज्यादा है तो वो एबनॉर्मल क्यू वेव कहलाती है। दैट इज ऑलवेज एबनॉर्मल क्यू वेव। तो दो पैरामीटर हो गए, डेप्थ और वोल्टेज ऑफ द क्यू वेव, एंड सेकंड इज द ड्यूरेशन ऑफ द क्यू वेव, एंड थर्डली जहां इसको नहीं होना चाहिए वहां अगर ये आ रही है तो एबनॉर्मल कहलाएगी। So this Q wave appears last in the ECG recording of myocardial infarction patient. क्या खास बात है इसकी? और एक पेशेंट आया आपके पास में, बुजुर्ग है, मेरा जैसा है, मेरे MI नहीं हुआ वैसे, उसका आपने ECG किया, उसके अभी दर्द हो रहा है, शाम को दर्द हुआ था, तक परसों शाम को दर्द हुआ था, और Q wave आ रही है एबनॉर्मल। What does it mean? उसके क्यू वेव होनी नहीं चाहिए, अपीयर होने में टाइम लगता है, अगर MI हुआ है तो इट विल टेक टाइम। इट मीन दिस पर्सन हैज सफर्ड इन हिज प्रीवियस लाइफ फ्रॉम द मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, जिंदगी में पहले उसके MI हो चुका है, उसकी वजह से ये क्यू वेव आ रही है, अभी जो दर्द हो रहा है उसकी वजह से नहीं है। तो यू हैव टू बी मोर कॉशियस अबाउट सच पेशेंट। So these are the changes in the electrocardiogram in the cases of myocardial infarction. तीन चीजें हो गई, abnormal Q wave, ST segment changes, and thirdly T wave changes. ये आपको डायग्नोस करने के लिए जरूरी है, और किस लीड में ये शो हो रहे हैं वो डिटरमिन करेगा हार्ट का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है। ये है MI की बात। अब एक बात और बची है, इसमें समय हो गया, छोटा सा है, 2-3 चीजें बाद में बात करेंगे।